चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उस प्राचीन इतिहास की जो तब का है जब लिखने पढ़ने का कोई रिवाज ही नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां कागज पर नहीं बल्कि सीधे चट्टानों पर लिखी जाती थीं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि भाई अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चला। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल की नींव है। जवाब मिलता है सुरागों से। वो छोटे छोटे सुराग जो हजारों सालों से पत्थरों के औजारों में, गुफाओं की दीवारों पर बनी कला में हमारे इंतजार में छिपे हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुरातात्विक सफर को। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतिहासकार इतने लंबे समय को कैसे देखते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन से पाषाण युग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? सीधी सीधी भाषा में ये इतिहास का वो बहुत लंबा दौर है जब लिखने की कला ईजाद नहीं हुई थी। मतलब इस समय के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब जमीन के नीचे से मिली चीजों पर आधारित है, जैसे कि औजार, हड्डियां और हाँ, सबसे दिलचस्प गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। अब इस लंबे दौर को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जैसे पुरापाषाण मतलब सबसे पुराना पाषाण युग, फिर मध्यपाषाण और फिर नवपाषाण काल। हम एक एक करके इन सभी युगों के दरवाजे खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या राज छुपे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोता लगाते हैं सबसे पुराने दौर में, यानी पुरापाषाण काल में। हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग हमें मिलता है सिंघनपुर की गुफाओं से, जहां हजारों साल पहले पाषाण युग के पहले कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी थी। और मजे की बात यह है कि इन प्राचीन गुफाओं के बारे में हमें भी कोई बहुत पहले से नहीं पता। इन्हें तो पिछली सदी में ही खोजा गया, जिसकी शुरुआत सन 1910 में C.W. एंडरसन नाम के एक इंजीनियर ने की थी। और सिंघनपुर की गुफाएं, अरे ये तो किसी खजाने के पिटारे से कम नहीं है। यहाँ गेरुआ रंग से बने शिकार के सीन है, एक बहुत ही अजीब सी सीढ़ी जैसी इंसान की आकृति है और पत्थर के औजार भी मिले हैं। लेकिन जो चीज सबको हैरान कर देती है वो है मृत सांगना की आकृति, जिसे हम आज की भाषा में मरमेड कह सकते हैं, और ये पूरे भारत में इकलौती है। ये गुफाएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। यहाँ की कला की तुलना सिर्फ भारत के मशहूर भीमबेटका से ही नहीं बल्कि स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन गुफा कला से भी की जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल की तरफ आते हैं, हमें टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों में ही एक बड़ा बदलाव साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ पहले गेरुआ रंग इस्तेमाल होता था, अब लाल रंग होने लगा। पेंटिंग्स में अब सिर्फ इंसान और शिकारी नहीं बल्कि छिपकली, मगरमच्छ जैसे कई तरह के जानवर भी दिखने लगे। और औजार, वो भी अब पहले से ज्यादा धारदार और बेहतर हो गए थे। कबरा पहाड़ की गुफाओं ने हमें उस जमाने की दुनिया का और भी गहरा नजारा दिया। यहाँ लाल रंग से बने घड़ियाल हैं, सांभर हैं, एक लाइन में खड़े इंसानों के चित्र हैं, और सबसे रहस्यमयी चीज 36 तीलियों वाला एक पहिया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई जानता नहीं। अब हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल में। ये वो समय था जब बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, नई नई चीजें बन रही थीं, और यहीं से एक नया और भी बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ चीन, लेकिन चितवर डूंगरी में मिली एक खोज ने पुरातत्वविदों को ठीक यही सोचने पर मजबूर कर दिया। रामेंद्र नाथ मिश्र और भगवान दास बघेल को यहाँ 27 शैल चित्र मिले, और उनमें से एक चित्र एक ड्रैगन जैसा दिखता है। जी हाँ, एक ड्रैगन। ये एक ऐसी खोज है जो इशारा करती है कि शायद उस जमाने में भी संस्कृतियों का कुछ लेन देन होता होगा। और ये तरक्की सिर्फ यही नहीं रुकी थी। अर्जुनी में छेद वाले हथौड़े और तांबे के बर्तन मिले, कर्मागढ़ में पानी में खिले कमल का इतना सुंदर चित्र मिला, और खैरपुर में तो ऐसे शैल चित्र मिले जो कहते हैं अंधेरे में चमकते हैं। ये सब दिखाता है कि नवपाषाण काल में तकनीक और कला किस लेवल पर पहुंच गई थी। अब हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव, महापाषाण काल। ये वो दौर था जो अपने पीछे कुछ विशाल और बेहद रहस्यमयी पत्थर की संरचनाएं छोड़ गया। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर, जैसा नाम
वैसा काम उस समय के लोग इन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल अपने प्रियजनों की कब्रों पर स्मारक बनाने के लिए करते थे। ये पत्थर आज भी उस दौर की मान्यताओं की खामोश गवाही देते हैं। बालोद जिले में इसके बहुत सारे सबूत मिले हैं। चिरचारी और सोरर में पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रें हैं, लेकिन सबसे जरूरी खोज हुई करका भाटा में, जहां पत्थर के खंभों के साथ साथ लोहे के औजार भी मिले। ये एक ही जगह पर पाषाण युग के खत्म होने और लौह युग के शुरू होने का सबसे पक्का सबूत है। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में हैरान कर देगा। कोंडा गांव के धनौरा में एक ही जगह पर 500 से भी ज्यादा ऐसे विशाल पत्थर के घेरे मिले हैं। 500 से ज्यादा? जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मशीन के ये सब कैसे बनाया गया होगा। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि रायगढ़ को यूं ही शैलाश्रयों की भूमि या लैंड ऑफ रॉक शेल्टर्स नहीं कहते। ये इलाका सच में छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल का एक जीता जागता म्यूजियम है, जो आज भी हमें हैरान करता है। और आखिर में बस एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि हजारों साल बाद भी ये खामोश पत्थर, ये धुंधली पड़ चुकी पेंटिंग्स आखिर हमसे कहना क्या चाहते हैं? वो अपने बनाने वालों के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में, और शायद हमारे अपने ही अतीत के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं?